हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे अपने काउंटर लैब चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। आज सिस्टम एनालिसिस डिजाइनिंग यानी सैड के वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो होने जा रहा है। आज हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि सिस्टम के बारे में जानेंगे कि सिस्टम क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में। सिस्टम शब्द ग्रीक भाषा के सिस्टेमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ किसी भी प्रोसेस के विभिन्न प्रभागों के बीच व्यवस्थित संबंध है। इसका मतलब जैसे कोई एक सिस्टम है, वो कुछ प्रोसेस कर रहा है और उसके ढेर सारे अलग अलग सब सिस्टम्स हैं, तो उन सब सिस्टम के बीच एक व्यवस्थित संबंध से है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक हॉस्पिटल सिस्टम को ले लेता हूँ। वहाँ पे ढेर सारे अलग अलग सब सिस्टम्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, वार्ड बॉय हैं। तो ये सब लोग उस हॉस्पिटल सिस्टम के क्या हैं, वो सब सिस्टम्स हैं। तो ये खुद में एक अपना एक कार्यकारी इकाई है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इलाज करना। और हर सब सिस्टम के बीच एक इंटर रिलेशनशिप है, उनके बीच एक व्यवस्थित संबंध है। जैसे कि अगर डॉक्टर नहीं होगा तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा, नर्स भी नहीं होगा तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा, वार्ड बॉय नहीं होंगे, सफाई कर्मी नहीं होंगे, उसमें रिसेप्शनिस्ट नहीं होगा, तो उस सिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, उस सिस्टम का काम रुक सा जाएगा। तो ये होता है उनके बीच एक व्यवस्थित संबंध, इंटर रिलेशनशिप। हम सिस्टम के एग्जांपल के तौर पे हम लोग किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को ले सकते हैं, पॉकेट में पड़े मोबाइल फ़ोन को ले सकते हैं, घर में पड़े कंप्यूटर सिस्टम को ले सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को ले सकते हैं, हॉस्पिटल सिस्टम को ले सकते हैं, कार को ले सकते हैं। हर चीज़ एक अपने आप में एक सिस्टम होता है और उसके कई ढेर सारे सब सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में जैसे कि एक कंप्यूटर एक पूरा का पूरा सिस्टम्स है। उसके कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब उसके सब सिस्टम्स हैं। अगर मान लीजिए वहाँ से मैं कीबोर्ड को हटा दूँ या मॉनिटर को हटा दूँ या फिर सीपीयू को हटा दूँ, तो वो सिस्टम नहीं कहलाएगा। कोई भी सिस्टम दो या दो से अधिक तत्वों से मिल करके बने होते हैं, मतलब अलग अलग इकाइयों से मिल करके बने होते हैं, जो कि आपस में मिलकर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे हॉस्पिटल सिस्टम इलाज के लिए कार्य करता है। किसी भी सिस्टम को सफल तब कह सकते हैं जबकि सिस्टम के सभी इकाई मिलकर अलग अलग कार्य करने की अपेक्षा बेहतर परिणाम प्रस्तुत कर सकें। जैसे हॉस्पिटल सिस्टम का मैंने अभी आप लोगों को बताया, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, जो जितने जो सब सिस्टम्स हैं, लेकिन उस सिस्टम को हम लोग सफल तब कर सकते हैं जब वो अच्छा इलाज दें, अच्छा सेवा दें। किसी भी सिस्टम के ढेर सारे सब सिस्टम्स हो सकते हैं और सब सिस्टम्स के भी कई सब सिस्टम हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं। पहला ये कि सिस्टम का निर्माण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि सिस्टम जिसके लिए बनाया गया है, उस सिस्टम को जिसके लिए निर्माण किया गया है, वो उसी उद्देश्य को प्राप्त करनी चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर का निर्माण प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है तो वो प्रोसेसिंग करना चाहिए। हॉस्पिटल का निर्माण इलाज के लिए बनाया गया है तो वो इलाज के लिए किया जाना चाहिए। ये होता है। तो पहली बात यही है, सिस्टम का निर्माण पूर्व निर्धारित निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। अब सेकंड है, सिस्टम के विभिन्न प्रभागों के मध्य व्यवस्थित इंटर रिलेशनशिप होने चाहिए, यानी कि जो भी सिस्टम है उसके जो सब सिस्टम्स हैं उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होने चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल सिस्टम में डॉक्टर का रोल होना चाहिए, नर्स का रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सब सिस्टम को हम लोग वहाँ पे या वहाँ से हटा दें तो सिस्टम भी चलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मैं मोबाइल सिस्टम से स्पीकर हटा देता हूँ या डिस्प्ले हटा देता हूँ या माइक हटा देता हूँ, तो वो सिस्टम उस सब सिस्टम के बगैर नहीं चलना चाहिए। उनके बीच एक इंटर रिलेशनशिप होने चाहिए। और सिस्टम का तीसरा बात यह है कि किसी भी सिस्टम के उद्देश्य की प्राथमिकता उसके सब सिस्टम के उद्देश्यों से अधिक होने चाहिए। इसका मतलब ये है
जिस सिस्टम को बनाया गया है उसका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए उसके सब सिस्टम से। जैसे कि उसके सब सिस्टम भी वो कार्यकाई इकाई हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा का जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम का उद्देश्य उनके सब सिस्टम से बड़ा होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि सिस्टम में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है एक कंपोनेंट यानी उसके घटक, यानी एक सब सिस्टम। सब सिस्टम के भी कई ढेर सारे सब सिस्टम्स हो सकते हैं और ये सब जितने भी जो सब सिस्टम्स हैं ये सब मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, एक पूर्ण सिस्टम का निर्माण करते हैं। यही एक कंपोनेंट कहलाता है। और कोई भी सिस्टम इन सब सिस्टम पर निर्भर होते हैं। अगला गुण है इंडिपेंडेंसी, यानी किसी भी सिस्टम का स्वतंत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए या किसी दूसरे एनवायरनमेंट के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। वो अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहिए, तभी वो ठीक तरीके से वो सिस्टम कार्य कर सकेगा। जैसे कि हमारा मोबाइल सिस्टम, इसे हम लोग ठंड में भी चला सकते हैं, धूप में भी चला सकते हैं, बरसात के महीने में चला सकते हैं, बस पानी से बचाना पड़ता है। तो इसके लिए कोई भी एनवायरनमेंट बाध्य नहीं है, हम लोग इसे किसी भी मौसम में चला सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक बाध्यता होती कि ये सिर्फ ठंड के महीने में चलता, बाकी कमरे के टेम्परेचर में नहीं चलता या फिर ये धूप में ले जाते तो नहीं चलता, तो फिर ये इसके लिए इंडिपेंडेंसी नहीं होता। हमारा मोबाइल सिस्टम अपने आप में स्वतंत्र है। अगला गुण है बाउंड्री। इसका मतलब हर सिस्टम एक सीमा में रहकर ही काम करता है। जैसे कि हॉस्पिटल सिस्टम है, हॉस्पिटल में रह करके ही काम कर सकता है। जैसे कि आपका एक फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सब हैं जो एक निश्चित जगह पर ही जा कर के कुछ सामान को डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल सिस्टम है वो एक निश्चित दूरी पर ही रह करके नेटवर्क कवरेज में रह करके हम लोग बात कर सकते हैं। अगर नेटवर्क कवरेज से बाहर चले जाएँ तो बात नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, एक निश्चित सीमा में रह करके ही सब ये सब सिस्टम काम करते हैं। सभी सिस्टम के आंतरिक एवं बाहरी कार्यों के लिए एक निश्चित सीमा एवं वातावरण निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी इंजन से उसके रेडिएटर को हटा दें तो वो इंजन काम नहीं करेगा, तुरंत गर्म हो करके वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी सीपीयू से कूलिंग फैन को हटा दें तो सीपीयू काम नहीं करेगा। तो ये सब के लिए एक निश्चित एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, उसके लिए एक अच्छा वातावरण चाहिए रहता है और वो एक बाउंड्री में रह कर ही काम करते हैं। यही होती हैं सीमाएं। अगला गुण है विरासत। सिस्टम के कार्य में अगर हम लोग क्वालिटी लाना चाहते हैं तो उसकी विरासत होनी आवश्यक है। इसका एग्जांपल हम लोग वैज्ञानिकों के आविष्कार के बारे में ले सकते हैं। जैसे कोई भी वैज्ञानिक कोई कुछ आविष्कार करता है तो फिर वो धीरे धीरे उसमें सुधार होते होते वो अच्छा बन जाता है। या फिर हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि मान लो वर्जन 1.0 आया, उसमें कुछ बग आया, फिर उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को सुधार करके फिर अगला वर्जन निकाला जाता है, उसमें वो अच्छा उसके बग को दूर किया जाता है। फिर अगर मान लो उसमें कुछ बग आया तो फिर उसको उसके अगले वर्जन में उसको सुधार करके फिर उसका अगला वर्जन निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये सुधार होते रहते हैं। जब एक सिस्टम को बनाया जाता है तो वो पूर्ण रूप से काम नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, फिर उसको डेवलप करके फिर से उसमें सुधार किया जाता है। तो इस तरीके से ये विरासत चलती रहती है। तो इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि जो भी सिस्टम है, जो पुराने सिस्टम्स हैं, उन पुराने सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ को लेने की सुविधा होनी चाहिए ताकि वो उसमें और अच्छे से सुधार करके बेहतर से उसको क्रियान्वित कर सके या फिर उस सिस्टम में कुछ सुधार कर सके। जैसे कि आप कंप्यूटर के जनरेशन अगर मान लीजिए पढ़े होंगे तो उसमें आप जान सकते हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कई ढेर सारे सुधार हुए। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर से आईसी आए, आईसी से चिप आए, चिप से फिर माइक्रो चिप आए। तो इस तरीके से उसमें ढेर सारे सुधार होते गए और कंप्यूटर को उतने बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट वाले कंप्यूटर को या फिर बहुत बड़े कंप्यूटर को आज हम लोग जेब में लेकर के घूम रहे हैं, एकदम छोटा हो गया। इस तरीके से उसमें सुधार किया गया, वही उसकी विरासत है।
अगला गुण है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। किसी भी सिस्टम के जितने भी सब सिस्टम्स हैं उन सब सिस्टम के बीच या आपस में एक संगठन होनी चाहिए। कोई भी बड़ा कार्य या बड़ा प्रोसेस तभी पूर्ण होता है जब किसी सिस्टम के सभी सिस्टम आपस में मिल करके काम कर रहे हों, वो सभी के सभी संगठित हों। जैसे कि हम लोग किसी कंप्यूटर सिस्टम में ले लेते हैं, अगर मान लो मैं जिस टाइम में इनपुट दिया उस टाइम प्रोसेसर प्रोसेस नहीं किया तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। या फिर मैं जैसे इनपुट दे दिया, प्रोसेस भी कर लिया और आउटपुट उस टाइम आउटपुट नहीं दे रहा है तो मुझे रिजल्ट शो नहीं होगा। तो ये सब में एक संगठन होनी चाहिए, सब मिलजुल करके काम करने चाहिए, सभी में तालमेल रहना चाहिए, तभी सिस्टम सफल माना जाएगा। अगला है पर्पस यानी उद्देश्य। किसी सिस्टम्स के जितने भी सब सिस्टम्स हैं सभी का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित कार्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसका कोई कार्य नहीं है या उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो वो सिस्टम्स या सब सिस्टम्स नहीं कहलाएगा। जिस उद्देश्य से उस सिस्टम्स को या उस सब सिस्टम्स को बनाया गया है वो उस उद्देश्य को पूरा करता हो, यही उसका उद्देश्य कहलाता है। सिस्टम में सभी सब सिस्टम किसी न किसी अलग अलग कार्य को करते हैं। किसी सिस्टम्स के कार्य को कोई एक सब सिस्टम पूरा नहीं करता, बल्कि सभी सब सिस्टम का थोड़ा न थोड़ा हस्तक्षेप होता ही है और सभी सब सिस्टम्स मिल करके मेन उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, यही उद्देश्य कहलाता है। अगला टॉपिक है इंटर इंडिपेंडेंस यानी आपसी निर्भरता। किसी सिस्टम में जितने भी जो सब सिस्टम्स होते हैं उन सब में एक आपसी निर्भरता होनी चाहिए। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू इनपुट पर निर्भर रहता है, जैसे कि कीबोर्ड पे, माउस पे और मॉनिटर हमारे सीपीयू पे निर्भर रहता है। जब तक सीपीयू आउटपुट नहीं देगा तब तक मॉनिटर में आउटपुट नहीं दिखेगा। और हमारा कीबोर्ड किसी यूजर्स पर निर्भर रहता है। तो इस तरीके से सब में आपसी निर्भरता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर यूजर इनपुट नहीं देगा तो इनपुट सीपीयू के पास नहीं पहुंचेगा, वो प्रोसेस नहीं होगा। जब प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट से हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से ये एक आपसी निर्भरता रहती है। हर सिस्टम में ये देखा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मरीज नहीं होंगे तो इलाज कौन करेगा हॉस्पिटल सिस्टम में, वहाँ पे नर्स नहीं होंगे तो मरीजों की देखभाल कौन करेगा, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होंगे तो इलाज कौन करेगा, वहाँ पे वार्ड बॉय नहीं होंगे तो साफ़ सफाई का ख्याल कौन रखेगा। इस तरीके से सब सिस्टम में एक आपसी निर्भरता होनी चाहिए। अगला टॉपिक है इंटरेक्शन यानी परस्पर निर्भरता, यानी किस तरीके से वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एक शक्कर फैक्ट्री को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चाय पीना है तो हम शक्कर पर निर्भर रहते हैं, और जो शक्कर जो बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो किसानों पर जो गन्ने उगाते हैं उन पर परस्पर निर्भर रहते हैं। इस तरीके से ये आपसी या परस्पर निर्भरता होनी चाहिए। यह भी एक सिस्टम की विशेषता है, उसकी गुण है। किसी भी सिस्टम को चलने के लिए उसमें एक परस्पर निर्भरता होनी चाहिए। जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल में बताया, किसी हॉस्पिटल सिस्टम को चलने के लिए मरीज की आवश्यकता होती है, तो इस और मरीज को अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो ये एक दूसरे में एक परस्पर निर्भर हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सिस्टम के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।